वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फेडरल सिस्टम। ये पेपर BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपको पेपर 3 और पेपर 4 दोनों में आपको काम आएगा, क्योंकि पेपर 3 में आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पेपर 4 में आपको पढ़ना है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों जगह आप इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है यानी कि संघात्मक प्रणाली, और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पढ़ना है उसमें आपको USA का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और स्विट्ज़रलैंड का, और वहाँ भी ये फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक प्रणाली वहाँ भी है। तो ये आपको दोनों, आज मैं आपको फेडरल सिस्टम संघात्मक प्रणाली के बारे में समझाऊंगी और ये आपको दोनों पेपर में काम आ जाएगा, पेपर 3 एज वेल एज पेपर 4 में, कि ये फेडरल सिस्टम की कैसे है, उसका क्या मीनिंग है, वो सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, जैसे आप गवर्नमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी कंट्री में रहता है, किसी कंट्री में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। उसी तरह हम पाते हैं कि यूनिटरी और फेडरल सिस्टम्स भी होते हैं। कुछ कंट्री यूनिटरी सिस्टम होता है, कुछ के यहाँ फेडरल सिस्टम होता है, यानी कि एकात्मक प्रणाली और संघात्मक प्रणाली, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो क्या है उसको डिटेल्स में हम लोग इसमें जानेंगे कि एकात्मक प्रणाली कहाँ है और संघात्मक प्रणाली क्या कहाँ है, और फिर एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये सब हम इस लेक्चर में, इस क्लास में जानेंगे। अब ये देखिए यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम जो आप देख रहे हैं, यूनिटरी, ये इसका मतलब है एकात्मक प्रणाली। ये एकात्मक प्रणाली है। अब ये कहाँ कौन से किस कंट्री में ऐसा रहता है, तो आप इसमें मेन है इसका, ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला आप देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि जहाँ पर केंद्र के पास पावर्स है, केंद्र के पास सारे जो शक्तियाँ हो केंद्रित हैं, और तो वहाँ पर आप पाते हैं कि एकात्मक प्रणाली है। मीनिंग कि देर इज़ नो division of powers between center and state. All the powers are concentrated or centralized in at the center. तो वो हो जाता है यूनिटरी सिस्टम। और मेन फीचर यही है कि सारी शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित है, वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र के पास है। फिर इसमें और क्या फीचर्स हैं, नेक्स्ट आप पाते हैं कि यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग कि यहाँ पर बस एक ही संविधान है पूरे कंट्री के लिए, वहाँ पर दो संविधान नहीं है, बस एक संविधान है, वो जो कंट्री का है वो पूरे जगह वही लागू है। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल मीनिंग कि वो लचीला संविधान है, वो संविधान को अमेंड करना बहुत ही आसान है, उसमें संशोधन लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है, बहुत आसान वे में उसमें संशोधन ला सकते हैं, कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इस तरह का इनका संविधान होता है। जहाँ भी यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक प्रणाली, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लचीला संविधान होगा, जिसमें संशोधन लाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। फिर है वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, कि कानून की एक रूपता है, कि एक ही कानून जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज की एक ही तरह का कानून पूरे देश में है, सब जगह वही एक कानून चल रहा है, एक रूपता है कानून में, क्योंकि पूरे कंट्री में, पूरे जिस भी देश में यूनिटरी सिस्टम है तो सिर्फ सब कुछ केंद्र से आ रहा है, तो केंद्र में जो लॉज बना, कानून लगा, वो सारे देश पर लागू होता है। तो देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। फिर आप पाते हैं कि वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, कि हाँ नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है, कि एक ही नागरिकता है, जो भी लोग वहाँ के वासी हैं वो बस सिटीज़न है टू द कंट्री जिसमें वो रिसाइड करते हैं। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बस सिंगल सिटीजनशिप, सब एक ही नागरिकता है।
फिर वहाँ पर कंट्री कैसा होगा, वहाँ पर दे विल हैव डेस्पोटिक एंड अनलिमिटेड पावर्स। जो केंद्र के पास पावर्स है वो कैसा पावर्स है, वो डेस्पोटिक है और अनलिमिटेड है। उसको आप कह सकते हैं तानाशाही और असीमित पावर्स शक्तियाँ हैं, कि केंद्र के पास है तानाशाही और असीमित शक्तियां हैं, और क्योंकि सब कुछ और केंद्र के हाथ में है, सब कुछ केंद्र ही पूरा देश को चला रहा है, तो उनका पास, उनके पास सारा पास उन्हीं के पास है। वो किसी के साथ पास शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके पास स्टेट्स को पास नहीं दिए, कोई भी इकाइयाँ, कोई भी यूनिट्स के पास नहीं है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ पास, सब पास उन्हीं के पास है। सो पास सेंटर का कैसा हो जाता है, अनलिमिटेड, जिसमें कोई सीमित नहीं है, असीमित शक्तियाँ उनके पास हैं। फिर इसी के साथ उनके पास क्या होता है, फिर केंद्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि जो कुछ भी करना है वो केंद्र को ही करना है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, यानी कि उनके पास सारी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के पास सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ उनको, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ही है। और फिर वो किस तरह से वो गवर्न करेंगे, क्योंकि वो तो किसी के साथ पावर का डिवीज़न नहीं हुआ है, कोई और इकाइयाँ नहीं है जो जिनके साथ वो शक्ति का बंटवारा हुआ है, तो वो फिर कैसे गवर्न कर पाएंगे, तो दे गवर्न विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि वो जो है स्थानीय सरकारी संस्थान है, और वो अपने उन सरकारी जो स्थानीय संस्थान हैं उनके साथ मिल करके वो गवर्न करते हैं, वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो and these local government institutions play a very important role in unitary system, as there is no state government, तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर लोकल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये वो काम करते हैं। तो दीज आर, ये स्थानीय सरकारी संस्थान जो हैं ये यूनिटरी सिस्टम में दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स में आप पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, बांग्लादेश, इसराइल एंड चाइना में आप इस तरह के यूनिटरी सिस्टम पाते हैं। अब ये आप एक और ध्यान दीजिए कि ये कहाँ पर है, तो जो इतने भी छोटे देश हैं, जो छोटे देश हैं जहाँ पर कि केंद्र से ही वो आराम से गवर्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये यूनिटरी सिस्टम सक्सेसफुली काम कर पाता है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, इसराइल, ये कोई बहुत बड़े देश नहीं है, ये सब छोटे देश हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ पर ये यूनिटरी सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है। अब चाइना तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन चाइना में सिंस दे हैव गॉट अ डेस्पोटिक एंड अनलिमिटेड पावर्स है, वो सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर है, इसलिए ये चाइना में भी ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। चाइना इज एबल टू कंट्रोल होल ऑफ ए कंट्री, और यूनिटरी सिस्टम चाइना में भी है। नेक्स्ट आप पा रहे हैं कि फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली में ये है आपको देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की जो पावर्स है, शक्तियों का बंटवारा है, किसके बीच में, केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्ति का बंटवारा है। वो जो केंद्र है उसके पास कुछ पास है और कुछ पास इकाइयों के पास डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ सेंटर है और स्टेट्स है, तो देयर इज टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर और दूसरा स्टेट्स, एंड दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर एंड बोथ फंक्शन इन देयर ओन स्फीयर विदाउट एंक्रोचिंग ऑन द पावर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से ये फेडरल सिस्टम काम करता है कि एक सेंटर में है और फिर स्टेट्स में गवर्नमेंट है। तो देश की पास जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है एक के पास, केंद्र के पास, ये यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, माने शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, वो केंद्रित नहीं है, विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, कि शक्तियाँ जो है दैट इज डिवाइडेड, उसका बंटवारा हो गया केंद्र और इकाइयों के बीच में। तो यही संघात्मक का मेन यही है, इसी को समझ लेना है कि शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और इकाइयों के बीच में, दिस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब ये इसमें और क्या फीचर्स हैं, मेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, यही आपको समझा दे रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। अब दूसरा फीचर है कि यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है फेडरल सिस्टम में? क्योंकि वो जितने भी पास हैं सेंटर के पास और स्टेट के पास, वो सारे जो हैं लिखित हैं कि कौन सा पास सेंटर को जाएगा और कौन पास स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो सब लिखित है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है फेडरल सिस्टम का। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर संविधान। उसमें संशोधन लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठोर है। इट्स नॉट ईजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर फेडरल सिस्टम में द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वो कठोर है, उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है, वो आसानी से लचीला नहीं है, उसको आसानी से आप उसमें संशोधन नहीं ला सकते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? अल्टीमेटली द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की सर्वोच्चता है। और वो संविधान की सर्वोच्चता जो कि लिखित है और कठोर है। और ये संविधान की सर्वोच्चता मतलब ये जो संविधान है वो कोई भी और जो कानून बनता है उससे ऊपर है, उससे सर्वोच्च है, उससे सुपीरियर है। तो दैट इज इट कि द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर एनी अदर ऑर्डिनरी लॉज, जो भी ऑर्डिनरी लॉज बन रहा है उससे ये सुपीरियर है, इसकी सर्वोच्चता है। फिर नेक्स्ट फीचर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब ये भी इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है फेडरल सिस्टम का। क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होना चाहिए? कि इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पास है और जो वो पास लिखा हुआ है संविधान में कि केंद्र के लिए क्या है और स्टेट्स के लिए क्या है, तो बहुत बार होता है कि हम पाते हैं कि देयर मे कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ संघर्ष हो सकते हैं वो बंटवारा को लेकर। तो वो कहाँ पर रिजॉल्व होगा? इट विल बी रिजॉल्व इन द जुडिशरी, वो न्यायपालिका में ही रिजॉल्व हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका होना ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। और फिर ये स्वतंत्र न्यायपालिका और क्या करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आप पाएँ कि संविधान की सुप्रीमेसी है, तो वो संविधान की सुप्रीमेसी ओवर एनी ऑर्डिनरी लॉज वो कौन देखता है, कौन मेंटेन करता है? हु इज़ द गार्जियन ऑफ इट? तो गार्जियन उसका अगेन जुडिशरी है जो स्वतंत्र है। तो ये दोनों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कहाँ पर पाते हैं कि अल्टीमेटली ये जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और इकाइयों के बीच, अगर उन पे कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो रिजॉल्व होगा जुडिशरी में। अगर सम कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कौन मेंटेन करेगा? वो भी जुडिशरी मेंटेन करेगा। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आप पाते हैं कि यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बाईकैमरल लेजिस्लेचर है कि जो लेजिस्लेचर है उसमें दो हाउस, दो सदन होते हैं। आप पाते हैं कि जैसे इंडिया में हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो हमारे यहाँ दो सदन है। वो दो सदन में आ जाता है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सभा और राज्यसभा जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ भी फेडरल सिस्टम है वहाँ पर दूसरा एक हाउस होना, दो हाउस होता है, दो सदन, और एक सदन उसमें हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। फिर देयर इज अ डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है कि वो सब कुछ एक तो दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है और फिर वहाँ पर वो दोहरी नागरिकता है कि people at the same time they are the citizen of the country as well as the citizen of the state। ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है दोहरी नागरिकता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि सिटीजन एट द सेम टाइम सिटीजन है टू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अगेन दे आर सिटीजन ऑफ द स्टेट टू बी इन विच दे रिसाइड। फिर उसके बाद उनके पास दोहरी संविधान भी होते, दो संविधान होता है, और एक संविधान जो कि सेंटर का है और दूसरा संविधान स्टेट का होता है।
तो इस तरह उनके पास पूरा सब कुछ ड्यूअल सेट होता है जहाँ भी फेडरल सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट इज क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम जिसको आप अर्ध संघात्मक प्रणाली भी कह सकते हैं, मीनिंग प्योर फेडरल सिस्टम नहीं है, ये क्वासी फेडरल सिस्टम है। अगर एकदम प्योर मॉडल ऑफ फेडरल सिस्टम होगा तो दोनों देयर विल बी टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, बोथ बीइंग इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। मगर कभी कभी हम लोग ऐसा भी फेडरल सिस्टम पाते हैं जहाँ पर सेंटर इज मोर पावरफुल एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स आर वीक, कि सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर है, शक्ति है, और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं मीनिंग जैसे स्टेट्स है वो कमज़ोर होते हैं, वो वीक होते हैं, उनको इतना पास नहीं है। एंड सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग पावर्स ओवर द स्टेट, और सेंटर को इतना ज़्यादा पावर है कि ओवरराइड कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है स्टेट्स को, उसके पास ज़्यादा पास है। इसमें हमारा एक एग्जाम्पल आता है, यूनिक एग्जाम्पल, कि इंडिया के पास ऐसा फेडरल सिस्टम है कि हमारे यहाँ है दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंटर में और फिर हर स्टेट में भी अपना अपना सरकार है, गवर्नमेंट है। मगर इंडिया में हमारे यहाँ सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स है वो वीक है। सो हमारे जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कि फॉर्म में तो हम फेडरल हैं, संघात्मक है, संघीय प्रणाली है, मगर जब स्पिरिट वर्किंग में हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास एकात्मक है, एकात्मक प्रणाली है। इसको ये भी कहते हैं कि ये जो है भारत के रूप में संघीय है लेकिन आत्मा में एकात्मक है, कि उसकी आत्मा में एकात्मक है, और ऐसे तो वो रूप में अगर देखते हैं कि वो उसका फॉर्म क्या है तो वो फेडरल इन फॉर्म है। और फिर देर आर इवन कॉन्फेडरल सिस्टम। ये जो हम लोग फेडरल सिस्टम देखें तो फेडरल सिस्टम में ही दो तरह के होते हैं। एक तो फेडरल सिस्टम जो प्योर मॉडल फॉर्म है, क्वासी फेडरल जहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, और कॉन्फेडरल सिस्टम में एकदम क्वाइट अपोजिट उसके, कि सेंटर ही वीक हो जाते हैं। यहाँ पर सेंटर वीक है और फेडरेटिंग यूनिट्स आर मोर पावरफुल, फेडरेटिंग यूनिट्स के पास ज़्यादा पावर्स है और सेंटर वीक है। और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास इतना पास है कि द यूनिट्स हैव द पावर टू मेंटेन फॉरेन रिलेशंस, कि वो फॉरेन रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं, वो जो है इनको विदेशी संबंध भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे तो कोई स्टेट फॉरेन रिलेशंस नहीं मेंटेन कर सकता, ये किसको पार है, ये केंद्र के पास रहता है। लेकिन अगर कॉन्फेडरल सिस्टम है तो वो अपने यूनिट्स को इतना पावर दे देता है कि वो इवन फॉरेन रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। फिर यूनिट्स कैन एट एनी टाइम हैज़ द पावर टू secede एंड फॉर्म अ इंडिपेंडेंट स्टेट, कि ये भी पार्ट दिया गया कि जब भी चाहे वो उससे निकल जाए फेडरल सिस्टम, कॉन्फेडरल सिस्टम से, ये फेडरेटिंग यूनिट्स, और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले। तो यहाँ तक इतना पावर जहाँ पर फेडरेटिंग यूनिट्स को दे देते हैं तो फिर उसे कहते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम। ये ऐसे अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल है एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ 1781 से 1789 के बीच में कॉन्फेडरल सिस्टम था। और जब इनका संविधान स्टार्ट हुआ था 17 दे केम अंडर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1781, और उस टाइम इनके पास ये स्टार्ट किए थे वैसा कॉन्फेडरल सिस्टम, जहाँ पर फेडरेटिंग यूनिट्स उस टाइम, अभी तो 50 स्टेट्स है, दैट टाइम उन लोग बस 13 स्टेट थे, 13 स्टेट, और वो 13 states they joined the United States of America to form United States of America, but they had a confederal system where these federating units, जो ये 13 राज्य थे, इनको बहुत ज़्यादा पास था, they had the powers to maintain foreign relation, they had the powers even to secede। मगर बाद में 1789 में इनका अपना संविधान आता है, और ये संविधान से ये कॉन्फेडरल सिस्टम को हटा करके फिर फेडरल सिस्टम हो जाते हैं। आज भी कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में, जो यूरोपियन यूनियन में सब स्टेट्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो इट्स अ कॉन्फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम, कॉन्फेडरल सिस्टम है,
कि जो वो तो हैं उसके अंदर, मगर जब भी चाहेंगे वो उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे अभी ब्रेक्सिट का आप देख रहे हैं ब्रिटेन में हो रहा है, यूके में, कि वो लोग निकलना चाह रहे हैं कि अब हम लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे। दैट इज़ ऑल। यहाँ पे आज हम लोगों ने फेडरल सिस्टम के बारे में डिटेल में देखा। फिर आगे हम आपको इस पर फेडरल सिस्टम हर कंट्री का अलग अलग कराएंगे। कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आगे भी फिर हम लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।